17 अगस्त को पीआईबी ने एक प्रेस रिलीज निकालकर बताया कि रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका की जनरल एटॉमिक से 2 MQ-9B सी गार्डियंस 30 महीने के लिए लीज पर लिए हैं किराए पर। इंडियन नेवी 30 महीने तक इन्हें इस्तेमाल करेगी और इसके लिए भारत चुकाएगा पूरे 1943 करोड़ रुपए। इस एक ऐलान के बाद से कोहराम मचा हुआ है। अभी थोड़ा थम गया जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर काफ़ी मचा था। डिफेंस बीट को फॉलो करने वाले और सोशल मीडिया पर जो वाइडर डिफेंस कम्युनिटी है ना, जो फैंस फॉलो करते रहते हैं, उनके बीच हमेशा से एक डिबेट रही है कि हमें इंडिजिनस सिस्टम बनाने चाहिए या फिर प्लेटफॉर्म्स इंपोर्ट करने चाहिए कैपेबिलिटी देखकर। लेकिन जैसा हंगामा इन 2 गार्डियंस की लीज पर हुआ, वैसा बहुत देखने को नहीं मिलता है जब बड़ी हार्श ओपिनियन एक दूसरे साइड्स को लेकर के लोगों ने दे दी। इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं इसको फौजी में डिस्कस किया जाए। तो आज हम बात करेंगे MQ-9B सी गार्डियंस की इस करंट लीज की। अगर आप फौजी के रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको ये पता ही होगा कि इंडियन नेवी ने नवंबर 2020 में भी 2 सी गार्डियंस लीज पर लिए थे, जिनकी लीज लगातार एक्सटेंड होती गई है। मौजूदा एक्सटेंशन के बाद ये 2027 तक नेवी के पास रहेंगे। 2027 के जो शुरुआती हिस्सा है, पहला क्वार्टर तो रहेंगे और हम तब तक इनका किराया भी देते रहेंगे जो अग्रीड अपॉन अमाउंट है। इसके अलावा अक्टूबर 2024 में भारत ने अमेरिका के साथ 31 MQ-9B ड्रोन्स की डील की थी। ये सौदा $4 बिलियन या 2024 के एक्सचेंज रेट के हिसाब से करीब 33,000 करोड़ का था। यानी एक ड्रोन हमें 1,080 करोड़ का पड़ रहा था। राउंड फिगर में आप कह लीजिए 1100 करोड़। इसी बात पर सबसे ज़्यादा आपत्ति है कि जो सौदा हो चुका है उसमें 2200 करोड़ में 2 ड्रोन्स आ जाएंगे। फिर 2 ही ड्रोन्स की 2.5 साल की लीज के लिए हम 2000 करोड़ क्यों दे रहे हैं? वो भी तब जब इसे सर्विलेंस कैपेबिलिटी के साथ आएंगे, यानी निगरानी के काम आएंगे। इनमें कोई मिसाइल या हथियार नहीं होगा, आप इससे किसी ऑब्जेक्टिव को अटैक नहीं कर पाएंगे। इस बात को लेकर भी ढेर सारे सवाल उठाए गए हैं कि अगर भारत सरकार भाड़े के ड्रोन के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, तो अपने यहाँ जो देसी ड्रोन प्रोग्राम्स चल रहे हैं जैसे तापस वगैरह, उनके लिए पैसा देने में क्यों इतना जोर आता है, क्यों आनाकानी होती है? तो जनता इंपोर्ट बहादुर और विदेशी दलाल टाइप की उपमाएं बांट रही है। दूसरी तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि भैया जब देसी ड्रोन किसी काम के ही नहीं है, अभी तक खुद को साबित नहीं कर पाए हैं, तो विदेश से सामान मंगाने में दिक्कत क्या है? ना आप बनाकर दे रहे हैं, ना खरीदने दे रहे हैं। इस सज्जन को क्या दिक्कत है भाई? दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। तो इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस में एक दिक्कत है, कॉन्टेक्स्ट की कमी, और इस बहस में हमारा योगदान इसी कॉन्टेक्स्ट का रहने वाला है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि भारत में तीनों फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, 20 साल से भी ज्यादा से ड्रोन्स यूज कर रही हैं। 2 बड़े पॉपुलर ड्रोन्स हैं, हेरॉन और सर्चर। आपने इनका नाम सुना होगा। दोनों हमने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज से खरीदे हैं। दोनों प्राइमरीली सर्विलेंस ड्रोन हैं। हेरॉन से म्यूनिशन ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन मेनली हम इसे निगरानी का काम इससे लेते हैं। दोनों सर्चर और हेरॉन मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी मेल ड्रोन्स हैं। यानी एक नॉर्मल पैसेंजर जेट की जो क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड होता है, करीब उतनी ऊंचाई तक ये उड़ सकते हैं, 9 से 10 किलोमीटर या 33,000 फीट लगभग। इनके बनिस्बत हम जिन MQ-9Bs को डिस्कस करने वाले हैं वो हेल ड्रोन से, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। ये 40-50 हज़ार फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। 50,000 फीट की सर्विस सीलिंग है। सर्चर 12 घंटे तक उड़ सकता है, हेरॉन 30 घंटे तक उड़ सकता है, और MQ-9 40 घंटे तक के एंड्योरेंस उसकी होती है। हाई ऑल्टीट्यूड पर जो आग्रह दिया गया है उसका क्या लॉजिक है? ज़्यादा ऊंचाई से एक बहुत बेसिक चीज़ होती है कि आप ज़्यादा हाइट से किसी एक एरिया को स्वीप कर रहे हैं, जो ऑन बोर्ड इक्विपमेंट्स हैं, तो ज़्यादा एरिया आप कवर कर सकते हैं, दूर तक देख सकते हैं। दूसरा फ़ायदा होता है कि जो सर्फेस टू एयर मिसाइल्स होती हैं, जो एयर डिफेंस है, एनिमी एयर डिफेंस, उससे आप थोड़ा सा और दूर होते हैं। एंड्योरेंस, जो एंड्योरेंस की आप बात कर रहे हैं कि कितनी देर तक उड़ सकता है, उसका फ़ायदा बहुत सिंपल है कि हवा में आप ज़्यादा टाइम बिताएंगे तो एक मिशन में ज़्यादा डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी एक ऑब्जेक्टिव की कांस्टेंट सर्विलेंस आप इंश्योर कर सकते हैं जब 24 घंटा प्लस आप उड़ सकते हैं। आर्म फोर्सेस का एक्सपीरियंस सर्चर और हेरॉन दोनों के साथ बहुत अच्छा था, और वो देख रही थी कि MQ-9 जैसे ज़्यादा एडवांस ड्रोन्स इराक और अफगानिस्तान में
कैसा परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो नेचुरली एक थॉट पैदा हुआ कि ड्रोन्स में और इन्वेस्ट करना चाहिए। तो स्वदेशी ड्रोन प्रोग्राम आया है ना, रुस्तम की बात हुई, तापस प्रोग्राम आया। तापस के लिए टेम्पलेट प्रेडेटर ड्रोन्स ही थे, ये खुद डीआरडीओ के लोगों ने कहा था। लेकिन इस कैपेबिलिटी के ड्रोन्स डेवलप करना ऑब्वियसली इजी नहीं है, अमेरिकन्स को भी बहुत टाइम लगा था। तो 2011 में अप्रूव हुआ तापस अभी भी डेवलपमेंट फेज में है। लेकिन यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि भले ही डीआरडीओ ने लोगों को उत्साह में कह दिया हो कि हम प्रेडेटर वाली टेम्पलेट पर चल रहे हैं, लेकिन तापस या इंडिया में बन रहा कोई भी और ड्रोन मेल सिस्टम है, मीडियम ऑल्टीट्यूड के लिए है, ना कि हेल सिस्टम हाई ऑल्टीट्यूड के लिए नहीं है। और आर्म फोर्सेस बहुत लंबे समय से एक जेन्युइन हेल प्लेटफॉर्म ही चाहती हैं। तापस के बारे में कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की भी हैं कि प्रोग्राम होल्ड कर दिया गया है क्योंकि हम श्योर नहीं थे, इसलिए हमने ये कहा कि अभी रिजल्ट आया नहीं है। द प्रिंट के लिए अपनी रिपोर्ट में स्नेश एलेक्स फिलिप लिखते हैं कि इंडियन ओशन रीजन में चीन का जब दखल बढ़ा तो उसको देखते हुए इंडियन नेवी ने 2015 से ही एक हेल सिस्टम की मांग सरकार से की थी ताकि हिंद महासागर पर सर्विलेंस मजबूत की जा सके। नेवी के पास तब P8Is आ गए थे, 4 और ऑर्डर किए गए, लेकिन न 8 न 12 और न 6 और जो P8I हम जिनको खरीदने वाले हैं, जिसकी मंजूरी हो गई है, पूरे इंडियन ओशन रीजन को आप इससे कवर नहीं कर सकते, जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियन नेवी का। फिर जो आपके पोसाइडन विमान हैं, P8Is हैं, उनको ऑपरेट करना काफ़ी कॉस्टली भी है। तो नेवी P8I जैसे सिस्टम चाहती ही थी, साथ में कुछ अनमैन सिस्टम्स, कुछ ड्रोन्स भी चाहती थी जिनमें एक तगड़ा एंड्योरेंस हो और जिन्हें आप राउंड द क्लॉक 2400 घंटे हवा में रख सकें, जो P8I के साथ मिलकर काम कर सकें। आपके पास क्रूड प्लेटफॉर्म भी हैं और अनमैन प्लेटफॉर्म्स भी हैं। एक थॉट नेवी में ये भी था कि P8Is की जो एयरफ्रेम की लाइफ है उसको भी वो कंजर्व करके रखना चाहते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी मिशन पे P8Is को भेजा जाए और बाकी काम ड्रोन से हो। अब ये जो रिक्वायरमेंट थी इंडियन नेवी की, उसको एक ही ड्रोन पूरा कर सकता था, MQ-9B सी गार्डियन। दिक्कत ये थी कि ये ड्रोन्स बहुत महंगे थे और सिर्फ ड्रोन्स खरीदे नहीं जाने थे, इनके ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए ट्रेनिंग और इंफ्रा भी हमको खड़ा करना पड़ता। तो मामला बहुत साल लटका रहा और फिर सुझाव आया कि क्यों नहीं इन ड्रोन्स को लीज किया जाए। नेवी ने पहले भी सोवियत यूनियन से न्यूक्लियर सबमरीन्स को लीज किया है, जो चक्र सीरीज की सबमरीन्स हमने ऑपरेट की। लेकिन सोवियत यूनियन से भारत की दोस्ती एक अलग तरीके की थी और यहाँ एक अमेरिकन प्रोडक्ट को लीज किया जाना था जो काफ़ी महंगा था, इवन लीज में भी। तो बहुत माथाफोड़ी हुई कि लीज करना है कि खरीदना है, और हर डिस्कशन के जवाब में एक ही बात निकल कर आती थी जो पति त्योहार में अपनी पत्नियों से कहते भी हैं कि बेबी इतना पैसा तो हमारे पास में नहीं है। उधर चीन एक के बाद एक जहाज हिंद महासागर में भेजा जा रहा था साइंटिफिक मिशंस के नाम पे, और ये कह के आते थे और उनके वेसल्स हमारे मिसाइल टेस्ट और बाकी जो हमारी एक्टिविटी थी उसको ट्रैक करते थे। तो 2019-20 में जाकर ये तय हुआ कि कन्फ्यूजन से आप बाहर आते हैं और अमेरिका से 2 सी गार्डियन लीज ही कर लेते हैं। जब आप नहीं खरीद पा रहे हो तो इनको लीज कर लो। अब आप सब ने प्रेडेटर ड्रोन सुने हैं, जनरल एटॉमिक्स का बनाया वो ड्रोन जो अमेरिका ने कोवर्ट मिशंस में खूब यूज़ किया, 1995 में इंडक्ट हुआ। इस MQ-1 प्रेडेटर को 2018 में रिटायर किया जा चुका है, यूएस एयरफोर्स ने तो कर दिया। यूएस अब इसका एक एडवांस और ज़्यादा केपेबल वर्जन यूज़ करता है, MQ-9। MQ-1 का एडवांस वर्जन आया, MQ-9। MQ-9A रीपर 2007 से रीपर सर्विस में है। रीपर का फोकस लैंड बेस्ड टारगेट्स की निगरानी है और इसे अटैक रूल्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी रीपर का मौसिया भाई है MQ-9B सी गार्डियन, जिसका नाम है MQ-9A स्काई गार्डियंस है, MQ-9B सी गार्डियंस हैं। जैसा नाम से जाहिर है ये मैरिटाइम डोमेन के लिए कस्टमाइज किए गए ड्रोन्स हैं। जब सी गार्डियंस हैं तो बेसिक स्पेसिफिकेशन इसके बहुत अलग नहीं है। विंग स्पैन ज़रूर इसका स्काई गार्डियन से थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि आपको बहुत लंबी दूरी की फ़्लाइट्स करनी है। सी गार्डियंस 2200 किलोमीटर के ऑपरेशनल रेडियस में काम करता है, यानी इतना डिस्टेंस जाना है, मिशन को पूरा करना है और फिर वापस भी आना है बेस पे। मैरिटाइम एनवायरनमेंट किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए, चाहे मैंड हो अनमैंड हो, ज़्यादा चैलेंजेस लेकर के आता है, तो उस हिसाब से स्ट्रक्चरली ज़्यादा ड्यूरेबल बनाने की कोशिश इसको की गई है। सी गार्डियन को एक नॉर्मल ड्रोन से सी गार्डियन बनाते हैं। इसमें लगे वो स्पेशल इक्विपमेंट जो मैरिटाइम सर्वेलेंस के काम आते हैं, समंदर की निगरानी के लिए जो डेडिकेटेड इसमें किट्स लगी हैं। जैसे सेंटरलाइन मल्टी मोड रडार है, वो रडार है जो सी गार्डियन की बेली पर लगा होता है और ये सर्वेलेंस के काम आता है। बेस लाइन सी गार्डियन में लियोनार्डो सी स्प्रे 7500 रडार लगा होता है।
इंडिया ने जो सी गार्डियन लीज किए हैं उनमें जनरल एटॉमिक्स का ही लिंक्स रडार भी हम यूज करते हैं। लिंक्स रडार से जो इमेजेस बनती हैं एकदम पिक्चर वाली जो क्वालिटी होती है, जो आप एक कैमरा से तस्वीर लेंगे लगभग उस क्वालिटी का डेटा आता है। फिर इसमें एक ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी लगा होता है, जो समंदर में जो जहाज तैर रहे हैं उन जहाज़ों के ट्रांसपॉन्डर से डेटा लेकर आइडेंटिफाई कर सकता है कि शिप कौन सा है, कमर्शियल है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। और इससे आप ग्लोबल शिपिंग को ट्रैक कर सकते हैं, उस पर नज़र रख सकते हैं। साथ ही उसके बीच में से जो ब्लैक शिप्स हैं, जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, जो नेवल शिप्स हो सकते हैं, उनको आप फिल्टर आउट कर लेते हैं। सी गार्डियन क्योंकि इंटरनेशनल एयर स्पेस में बहुत उड़ता है, आप अगर ओपन सीज पे उड़ रहे हैं तो आप किसी सोवरेन स्काई में तो हैं नहीं, तो फिर सिविलियन एयर स्पेस कंप्लायंट भी इसको बनाया गया है। सी गार्डियन सिविलियन ट्रैफिक को पहचान सकता है और अवॉइड भी कर सकता है। फिर इनमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर किट भी आप लगा सकते हैं, जिसमें सोनोबॉय डिप्लॉय किए जा सकते हैं। सोनोबॉय क्या होता है? समंदर के सरफेस पर तैरते हुए किसी सबमर्ज टारगेट जैसे सबमरीन से सिग्नल वो पकड़ सकता है। ड्रोन से इसको ड्रॉप कर दिया जाता है सोनोबॉय को, और ये तैरता रहता है और इससे एक प्रोब नीचे पानी के अंदर उतरता है, और वो फिर जो अंडर वाटर कोई भी वेसल है, फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमी सबमरीन, उसका सिग्नल वो पकड़ सकता है और ड्रोन को भेज सकता है। सी गार्डियन की सबसे बढ़िया खूबी यह है कि इसमें ढेर सारे सिस्टम प्लग एंड प्ले हैं। जनरल एटॉमिक की भाषा में कहें तो बोल्ट ऑन बोल्ट ऑफ। सेंटर लाइन रडार के अलग अलग ऑप्शन हैं, आप एक रडार निकाल के दूसरा रडार लगा सकते हैं। अलग अलग तरह के एंटी सबमरीन वॉरफेयर किट्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। लगने को मिसाइल्स और बॉम्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन जो सी गार्डियंस इंडियन नेवी ने लीज किए हैं उनमें हथियार नहीं लगते हैं, वो सर्विलेंस के ही हम काम में लेते हैं। एक अच्छी बात यह है कि ये नेवी की पोसाइडन फ्लीट के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही इकोसिस्टम के प्लेटफॉर्म हैं, अमेरिकन प्लेटफॉर्म है दोनों। इन सारी खूबियों के चलते नेवी सी गार्डियंस चाहती थी। जब 2020 में चीन ने पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ कर दी, तब क्या हुआ था आप याद कीजिए, इमरजेंसी परचेस का ज़माना आया था, तो सरकार ने सारे अटके हुए अप्रूवल्स को तेज़ किया, और इस तरह नवंबर 2020 में इंडियन नेवी को 2 सी गार्डियंस मिले। बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे, चीन का कृपा हुई तो जल्दी मिल गए। इनको हिंदुस्तान लाकर INS राजाली में तैनात किया गया है। INS राजाली आप जानते हैं चेन्नई के पास आरकोनम है, वहाँ पर एक नेवल एयर स्टेशन है जहाँ इंडिया की P8I जो पोसाइडन फ्लीट है हमारी, वो भी वही रहती है। ये कोको मॉडल पे काम करता है, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, यानी कि जनरल एटॉमिक्स के लोग ही इन ड्रोन्स का मेंटेनेंस और अवेलेबिलिटी इंश्योर करते हैं। जो मिशन का ऑपरेशनल कंट्रोल रहता है वो इंडियन नेवी के पास रहता है। जो सर्वेलेंस डेटा आता है वो भी नेवी अपने पास रखती है, एनालाइज करती है। ड्रोन अवेलेबिलिटी क्योंकि जनरल एटॉमिक्स का हेडेक है इस लीज कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तो सितंबर 2024 में जब एक सी गार्डियन बंगाल की खाड़ी पर क्रैश हुआ, डिच करना पड़ा एक प्रॉब्लम की वजह से, तो जनरल एटॉमिक्स ने उसकी जगह दूसरा ड्रोन हमको ला करके दिया भी था। यानी एक क्रैश हुआ, उसके बाद भी हमारे पास 2 हैं अभी लीज पर। इन लीज वाले सी गार्डियंस पर कोई हथियार नहीं लगे हैं, लेकिन इन्होंने मैरिटाइम सर्वेलेंस में इंडियन नेवी के जो हाथ मजबूत किए हैं वो किसी और सिस्टम के आने से इससे पहले नहीं हुआ था। नेवी परफॉर्मेंस से बहुत खुश है, क्योंकि चेन्नई से टेक ऑफ करने वाले ड्रोन से आप ग्वादर तक का इलाका स्वीप कर सकते हैं वेस्ट में, मलाका स्टेट तक का एरिया स्वीप कर सकते हैं ईस्ट में, और इन्हें समंदर के साथ साथ हमने पहाड़ों पर भी इस्तेमाल किया। जी हाँ, जब चीन ने पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की थी, जब गलवान क्राइसिस वगैरह हुआ था, तो याद कीजिए नेवी के P8Is का वहाँ इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि जो पोसाइडन फ्लीट है वो चाइनीज आमा को ट्रैक करने में बहुत काम आती थी। देखिए बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये वो जहाज़ हैं जो आसमान में उड़ते हुए समंदर के अंदर अगर कोई मेटल है, सबमरीन है, उसको पकड़ सकते हैं। तो अगर पहाड़ों में, घाटियों में कहीं आर्मर्ड कॉलम्स हैं, बड़े बड़े टैंक्स हैं, दूसरा इक्विपमेंट है, तो वो पकड़ना इनके लिए बहुत ईजी होता है। तो इसीलिए हमने अपने पोसाइडन फ्लीट को लद्दाख में यूज़ किया था 2020-21 में, जब चीन के साथ में फेस ऑफ चल रहा था। ये जानकारी पब्लिक डोमेन में है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ पोसाइडन फ्लीट ही यूज़ नहीं हुई थी, लद्दाख में हमारे सी गार्डियंस को भी यूज़ किया गया था। और इन्हीं सारे अनुभवों के आधार पर रक्षा मंत्रालय ने फिर फैसला लिया, जब नेवी का फीडबैक आया, आर्मी का भी फीडबैक आया कि ड्रोन्स काम के हैं, तो फिर ख़रीदने पर बात हुई और अक्टूबर 2024 में अमेरिका से 31 ड्रोन्स खरीदने की डील हुई। फॉरेन मिलिट्री सेल जो FMS रूट है उनका, उसके तहत इन 31 में 15 सी गार्डियंस होंगे, यानी कि नेवी को जाएंगे। बाकी 16 स्काई गार्डियन होंगे, जो एयरफोर्स को 8 मिलेंगे और आर्मी को 8 मिलेंगे।
ये ड्रोन्स पूरी तरह से हमारे होंगे और इनके लिए हथियार भी खरीदे जा रहे हैं। 170 AGM-11 4R हेल्फायर मिसाइल्स आएंगी, एयर टू ग्राउंड अटैक्स में काम आती हैं, एयर टू सरफेस कहना चाहिए। 310 GBO 39BB लेजर स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स होंगे, यानी कि बॉम्ब्स भी साथ में आएंगे जो गाइडेड बॉम्ब्स होंगे। साथ में कुछ ट्रेनिंग मिसाइल्स भी हम ले रहे हैं। इन ड्रोन्स के साथ उनको उड़ाने के लिए जो बेस स्टेशन इक्विपमेंट होता है वो भी हम खरीद रहे हैं और सिक्योर सैटेलाइट लिंक भी लेंगे। ये जो 31 MQ-9 हमको लेने हैं उनकी डिलीवरी 2029 से शुरू होकर 2030 तक चलनी थी। पॉसिबल है कि थोड़ा पहले डिलीवर होने लगे। स्नेश एलेक्स फिलिप ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ड्रोन्स 2027 के आखिर तक भी आना शुरू हो सकते हैं, यानी अगले साल के एंड में। जो 2 ड्रोन्स हमने अभी लीज किए हैं वो 30 महीने के लिए हैं, यानी ये लीज 2029 के मध्य तक चलेगी। तो एक बात आपको समझ में आ रही है, इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब तक हमारे अपने ड्रोन्स आ जाते हैं तब तक हमारे पास सी गार्डियन मिशंस के लिए एयरफ्रेम रहें। स्नेश एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि जो सी गार्डियंस नेवी के पास पहले से हैं उनकी लीज अगले साल तक के है। इसका मतलब कुछ महीने बीच में ऐसे होंगे जब नेवी के पास 4 सी गार्डियंस होंगे लीज वाले, लेकिन ऐसा कुछ ही महीनों के लिए होगा क्योंकि 4 ड्रोन्स को लीज करना गैर ज़रूरी है जब आपके पास अपने ड्रोन्स आने ही वाले हैं। तो लीज पर इफेक्टिवली कुछ महीनों बाद हमारे पास फिर से 2 ही ड्रोन्स बचेंगे। यहाँ आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल गया है कि ये ड्रोन जो पूरा मामला चल रहा है सी गार्डियन का, उसका बैकग्राउंड क्या है। अब आते हैं बहस पर। MQ-9 को लेकर जो पुशबैक आपने देखा वो कोई बहुत नई चीज़ नहीं। जब 2024 में भी डील हुई थी 31 ड्रोन्स की और 33,000 करोड़ की रकम लोगों ने सुनी तो बहुत लोग हैरान हुए थे, क्योंकि लगभग 1100 करोड़ पर यूनिट का रेट पड़ रहा है। अब ये कितना होता है, कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बता दें कि अपने सारे पैराफर्नेलिया और जो डेवलपमेंट के लिए हमने फ्रांस को पे किया उसके साथ रफाल हमें 1600 करोड़ पर यूनिट पड़ा। ऐसी यूनिट कॉस्ट उसकी 600 से 700 करोड़ पर यूनिट पे थी। तेजस मार्क 1A की कीमत 700 करोड़ पर यूनिट के आसपास ही है जो नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो जब फ्रंटलाइन मैन प्लेटफॉर्म 700 से 1,500 करोड़ में आ जा रहे हो तो एक अनमैन प्लेटफॉर्म जिसका प्राइमरी रोल सर्विलेंस होगा उस पर 1100 करोड़ पर यूनिट का खर्च बहुत लोगों को ज़्यादा लगा, खासकर तब जब हमने अपने मेल प्रोजेक्ट्स जैसे तापस उन पर 2000 करोड़ खर्च करने में ही बहुत समय लगा दिया और शिकायत करनी शुरू कर दी कि आउटकम नहीं आ रहा है, क्या हमें इसे ड्रॉप कर देना चाहिए। इस तरह की चर्चा चल रही है। तो ये वो क्लासिक डिबेट दोबारा खड़ी हो गई कि पैसा बाहर की कंपनी को देकर ताजमहल आपको बनवाना है या अभी के लिए किसी इंडियन कंपनी को पिक करो, वो हुमायूं का मकबरा बनाए पहले, उस तरह का कुछ शुरुआती स्ट्रक्चर, और फिर डेवलप होते होते वो खुद ही ताजमहल बन जाए तो आईपी भी आपके पास ही होगा। फिर एक क्रिटिसिज्म वो भी आया जो अभी खूब सुनने को मिल रहा है कि MQ-9 इराक, अफगानिस्तान और सीरिया जैसी जगहों को तो आसानी से डोमिनेट कर ले गए। क्यों? क्योंकि इन जगहों पर कोई इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। लेकिन एक प्रॉपर कंटेस्टेड एयर स्पेस में प्रेडेटर या रीपर उतने सक्सेसफुल नहीं रहे जितना बताया गया। सर्ब्स ने 1995 में प्रेडेटर गिराए थे और ईरान ने लगभग 1 दर्जन रीपर गिराए हैं, जो फरवरी से लेकर अभी तक के वहां लड़ाई चली है, अमेरिका और इजराइल का हमला हुआ। इसलिए पूछा जा रहा है कि 1100 करोड़ के ड्रोन अगर सर्ब और ईरानी गिरा सकते हैं तो हम इन्हें क्यों खरीद रहे हैं, जबकि हमारा सामना चीन और पाकिस्तान से है, दोनों देश जिनके पास एक प्रोफेशनल एयरफोर्स है और सरफेस टू एयर एसेट्स हैं, कम से कम ईरान से तो बेहतर ही हैं। फिर सस्ते ड्रोन्स यानी जो स्वाम्स हैं और कामिकाजे ड्रोन्स वाला आर्ग्यूमेंट है। हाल की 3 लड़ाइयां आप देखिए, 2020 में नगोर्नो काराबाग की लड़ाई होती है, 2022 में यूक्रेन वॉर शुरू होती है और फिर फरवरी 2026 में इजराइल और अमेरिका ईरान को अटैक करते हैं। इन तीनों इंस्टेंस में सबसे सस्ते ड्रोन्स ने अरबों डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम्स को धूल चटाई। कुछ हजार डॉलर के ड्रोन 1-1 अरब डॉलर के रडार्स अपने साथ लेकर के बैठ गए। तो ये पूछा जा रहा है कि कहीं हम 33,000 में सिर्फ 31 ड्रोन लेकर सफ़ेद हाथी तो नहीं पालने वाले। टू बी फेयर, इन सारी दलीलों में कुछ ना कुछ मेरिट है, लेकिन फिर जैसे ये एक आख्यान था, इसका एक प्रति आख्यान भी है। इंडिजिनस सिस्टम जैसे तापस है, रुस्तम वहां नहीं पहुंच पाए हैं जहां हमने सोचा था। अब इसमें गलती किसकी है, ये एक अलग डिबेट है कि सरकार ने पैसा नहीं दिया, फोर्सेस ने नहीं SQR लिख के सही दिया, या HAL ने या DRDO ने, किसने गलत किया, हम अभी उसमें नहीं जा रहे हैं। अभी हम कहाँ हैं उसके बारे में बता सकते हैं कि नतीजा ये है कि कोई नतीजा निकला नहीं है उस एक्सरसाइज का। एज ऑफ नाउ डेवलपमेंट चल रहा है। कुछ फॉरेन ड्रोन्स पर इंडियन नाम चिपकाकर बेचा जा रहा है, जैसे कि हर्मीज को हमारे यहाँ दृष्टि नाम देकर के बेच रहे हैं। वो एक मेल ड्रोन है,
हम क्या बात कर रहे हैं, एक रियल हेल ड्रोन जिसके बारे में नेवी 2015 से मांग रही है, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। रही बात चीप ड्रोन स्वार्म्स वर्सेस गोल्ड प्लेटेड रीपर्स की, तो यहां हम अलग अलग चीजों को मिक्स कर रहे हैं। जिन सस्ते ड्रोन्स का जिक्र ज्यादातर जगह किया जा रहा है वो कामेकाजे ड्रोन्स है, सिंगल यूज ड्रोन्स हैं। आप लॉइटरिंग म्यूनिशन की तरह उनको समझ सकते हैं। ये हमला करने के लिए बहुत अच्छे हैं, दुश्मन के एयर स्पेस को सैचुरेट करने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये उस तरह की सर्विलेंस नहीं आपको करके दे सकते, खास तौर पर जैसी नेवी को जरूरत है। तगड़ी एंड्योरेंस उनको चाहिए, लंबी रेंज उनको चाहिए, कांस्टेंट सर्विलेंस चाहिए 24 घंटे से ज़्यादा, और कोई और प्लेटफॉर्म ये देने वाला अभी नज़र आता नहीं है मार्केट में। ये बात बिल्कुल सही है कि एक टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव को तबाह करने के लिए MQ-9 से बेहतर और सस्ते ड्रोन्स अवेलेबल हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए जिस तरह की सर्विलेंस हमें चाहिए, जैसे हम चाइना को ट्रैक करना चाहते हैं इंडियन ओशन रीजन में, उसके लिए MQ-9 एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। हमें पर्सनली यही लगता है कि इन ड्रोन्स को विले ही अटैक रोल्स में इस्तेमाल किया जाएगा। प्राइमरीली हम इनको सर्विलेंस के लिए ही यूज़ करेंगे। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा दुश्मन को एक भी पल नज़रों से ओझल न होने देना। बहुत ज़रूरत जब पड़ेगी तभी हम इनको अटैक के लिए यूज़ करेंगे। फिर एक बात यह भी है कि भारत में धीरे धीरे अमेरिकन या जो नेटो कंप्लायंट सिस्टम्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अच्छा है ये या बुरा है, ये एक अलग बहस है, लेकिन एक रियलिटी तो है ही। आपकी पोसाइडन के फ्लीट हैं, आपके अपाचे, आप, और इस रियलिटी में प्लग होने के हिसाब से स्काई गार्डियन या सी गार्डियन एक सही चॉइस है। रही बात कि इतना पैसा हमें खर्च करना है तो हम खुद बना लेते हैं, उस आर्ग्यूमेंट की, तो अभी कोई इंडिजिनस प्रोजेक्ट है नहीं जो वो कैपेबिलिटी प्रॉमिस भी कर रहा हो जो MQ-9Bs पहले दिन से लेकर के आएंगे। हम बिल्कुल समझते हैं कि ये आइडल सिचुएशन नहीं है, बहुत सा पैसा बाहर जा रहा है विदेशी कंपनियों के पास, लेकिन रियलिटी ये है कि अभी हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसी के साथ हम फौजी के इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। हम दर्शकों की जो वो शिकायत है उसको सर आँखों पर लेते हैं कि हमने प्रॉमिस किया था कि हर हफ्ते आपके लिए फौजी लेकर के आएंगे, लेकिन हम उस प्रॉमिस पर डिलीवर कर नहीं पा रहे हैं। हर हफ्ते आपको एपिसोड मिल नहीं रहा है, और मैं इसमें कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। ये अब मेरी ही अपनी कमज़ोरी है कि हम आपके लिए एपिसोड ला नहीं पा रहे हैं। कुछ थॉट दिमाग में चल रहा था कि जिस तरह से हम पहले डिस्कस कर रहे थे उस फॉर्मेट में जाएं, या जो ये एक रिटन फॉर्मेट है जिसके अंदर एक स्क्रिप्ट तैयार की जाती है अध्ययन के बाद में, उसको आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। तो इस बैक एंड फोर्थ में कुछ टाइम लग रहा था, थोड़ा सा समय का मैनेजमेंट मेरा ही ख़राब था, तो उसके लिए मैं अपने दर्शकों से माफ़ी चाहता हूँ। ये जो एपिसोड आपने देखा है उसमें हमारी टीम के साथ साथ मनीषा का भी रोल है। वो पीछे पड़ी थी कि भाई आप दोबारा चालू करो, तो उनको भी धन्यवाद के साथ में इस एपिसोड को मैं कंक्लूड करता हूँ, और वादा करता हूँ कि अब से ज़्यादा पंक्चुअल रहूँगा, ज़्यादा मेहनत करूँगा। ठीक है, उतना लंबा ना सही, लेकिन कुछ ना कुछ, मतलब आपको अब हर हफ्ते फौजी मिले, इसका एक सार्थक प्रयास मेरे तरफ से रहेगा। इस वादे के साथ में इस एपिसोड को कंक्लूड करता हूँ। अब देखते रहिए खबरगांव।